झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार जोहार। मैं M.A. हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंटर यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर IAS एस्पिरेंट्स, आपके समक्ष इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण जटिल मुद्दों को सरलता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। विश्व बैंक और IMF लगातार यह चेतावनी दे रही है कि वर्ष 2023 में कई प्रकार के आर्थिक समस्याएं उभर करके सामने आएगी। जैसा वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2023 में एक रिसेशन का दौर आने वाला है, ठीक उसी प्रकार से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यह कहा गया कि वर्ष 2023 में लगभग 6 महीने रिसेशन का दौर रहने के साथ साथ इन्फ्लेशन की दर समस्त देशों में उच्च रहेगी और इसके साथ साथ GDP की दर में 2% से गिरावट आएगी। इसका प्रभाव न केवल आर्थिक गतिविधियों में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पे भी देखने को मिलेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में उभर करके सामने आए। IMF का वास्तविक रूप से गठन 27 दिसंबर 1945 को लगभग 29 देशों के एक सम्मेलन के द्वारा किया गया और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था होने के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और वर्तमान समय में इसमें कुल 190 देश हैं, जिसमें से 189 UNO के देश हैं और एक कोसोवो जो अलग से सम्मिलित हुआ। कुल मिलाकर 190 देश हो जाते हैं। IMF एक मॉनेटरी फंड है। एक मॉनेटरी फंड के रूप में इसका निर्माण किया गया और जिसका उद्देश्य यह था कि पूरे विश्व में जब 1920 के पहले गोल्ड एक स्टैंडर्ड होता था और उसके माध्यम से आदान प्रदान किए जाते थे, उसके स्थान पर कुछ नई तकनीकों को लाया जाए। इसके साथ साथ 1930 में जब मुद्रास्फीति की दर सर्वोच्च पर थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब मुद्रा का प्रवाह पूरे विश्व में एक तरह से संकुचित हो गया था, तो इन सारे कारणों से जहां आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी, इसका प्रभाव सामाजिक और व्यक्ति जीवन में भी व्यापक स्तर पर पड़ रहा था। IMF अपने गठन में इन समस्याओं के समाधान को लक्ष्य करते हुए अपने उद्देश्य निर्धारित किए, जिसमें कुल 5 उद्देश्य उनके थे। पहला ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का पुनर्निर्माण किया जाए, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड में या डॉलर में ही आप आदान प्रदान करें, बल्कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें सरलता के साथ व्यापार का आदान प्रदान हो। दूसरी बात ये थी कि भुगतान संतुलन को सुनिश्चित किया जाए। तीसरा था, यदि आर्थिक वित्तीय संकट उभर करके फिर सामने आता है तो उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए। चौथा ये था कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, यानी निरंतरता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लगातार आगे बढ़ाया जाए। और पांचवा इसका लक्ष्य ये था कि गरीबी की समस्याओं का निदान खोजना और अधिक से अधिक रोजगार को सृजित करना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए IMF के द्वारा 3 प्रकार के कार्यों को संपन्न किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य उनका यह होता है कि पूरे विश्व में एक सुचारू व्यापार व्यवस्था होने के लिए निश्चित विनिमय दर को निर्धारित किया जाए और उसका प्रबंधन किया जाए। दूसरा कार्य यह होता है कि भुगतान संतुलन के लिए अल्पकालीन पूंजी प्रदान किया जाए और आर्थिक संकट के प्रसार को रोका जाए। तीसरा इसका कार्य होता है कि कभी यदि महामंदी या युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ठहराव आता है तो ऐसे स्थिति में इसको
इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजी का निवेश करना होता है। आईएमएफ इन कार्यों को संपन्न करने के लिए एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स की व्यवस्था 1969 में लेकर आई, परंतु इसे लागू किया गया 1970 में। एसडीआर, जिसमें वर्तमान समय में 5 प्रकार के मुद्राओं का सम्मिश्रण है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानी येन एंड चाइनीज युआन, ये 5 प्रकार के इन 5 प्रकार के मुद्राओं का सम्मिश्रण एसडीआर के रूप में प्रत्येक देश को एसडीआर का एक कोटा प्रदान किया जाता है। उस कोटा का निर्धारण 4 कंपोनेंट के द्वारा निर्धारित होते हैं कि किस देश के पास कितना कोटा होगा एसडीआर का। इसमें से पहला है उस देश की जीडीपी, दूसरा है कि उस देश में विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है, तीसरा है कि क्या उस देश में इकोनॉमिक ओपननेस है, खुलापन है, और चौथा ये है कि वहाँ पर किस प्रकार से इकोनॉमी में वेरिएबिलिटी है। इन 4 के आधार पर किसी भी देश का एक कोटा निर्धारित होता है। उस कोटा के अंतर्गत कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय भुगतान से संबंधित एसडीआर का होर्डिंग या एलोकेशन कर सकता है। अगर कोई देश उस एसडीआर की होर्डिंग करता है तो उसे इंटरेस्ट प्राप्त होता है, और इसके विपरीत यदि वो एलोकेशन करता है ज़्यादा से ज़्यादा तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसकी दर लगभग 4% के आसपास होती है। विश्व बैंक जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण देता है, इसके विपरीत आईएमएफ कम समय के लिए ऋण देती है, जिसमें से 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की ऋण हो सकती है। ये ऋण बेसिकली मुख्य रूप से व्यापार संतुलन में भुगतान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। आईएमएफ के ऋण या इसकी जो सुविधाएं देश लेती है, इसे हम ट्रेंच कहते हैं, और ये 2 प्रकार से होता है। एक जिसे हम कहते हैं रिजर्व ट्रेंच, और दूसरा जिसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रेंच। रिजर्व ट्रेंच क्या होता है कि यदि किसी देश का एसडीआर में एक कोटा निर्धारित है, मान लीजिए कि 100 रुपए का कोटा निर्धारित है, तो ऐसे स्थिति में वह देश इस 100 रुपए को 4 भागों में प्राप्त कर सकता है, किसी भी रूप में, चाहे वो 5 मुद्रा में से कोई एक मुद्रा हो। अगर वह देश केवल 25% अपने एसडीआर कोटा का उपयोग करता है तो हम उसे गोल्ड ट्रेंच कहते हैं। इससे अधिक यानी 100% तक वो अपने रिजर्व ट्रेंच का उपयोग कर सकता है। अगर इससे भी उसके काम नहीं चले तब ऐसे स्थिति में वो क्रेडिट ट्रेंच का प्रयोग करता है, जो कि 100% से 200% तक का हो सकता है। यानी अगर आपका एसडीआर कोटा 100 एसडीआर है, आपने 100 एसडीआर ले लिया और उसके बाद भी अगर आप 100 और लेना चाहते हैं तो इसे हम क्रेडिट ट्रेंच कहते हैं। इस पे लगभग 4% का ब्याज चलता है और ये 7 वर्षों से 20 वर्षों तक के लिए लिया जा सकता है। आईएमएफ अपने कार्यों का प्रबंधन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव कमिटी के द्वारा करती है, जिसके हेड या चेयरमैन एक होते हैं और दूसरा उप प्रबंधक होता है। वर्तमान समय में इसके प्रबंधक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, जबकि उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ है। आईएमएफ के द्वारा लिए जाने वाले ऋण को विश्व के अन्य देश नकारात्मक रूप से देखते हैं। यानी
अगर कोई देश आईएमएफ से ऋण ले रहा है, क्रेडिट ट्रंच ले रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसकी जो साख है या उसकी जो पहचान विश्व के देशों में है वो एक नकारात्मक रूप से जाता है कि इसका भुगतान, इस देश की भुगतान संतुलन में कुछ समस्या है। और ऐसे स्थिति में इन्वेस्टर ऐसे देश में पैसे लगाने से थोड़ा अपने आप को अलग रखते हैं। और कई बार यह भी देखा जाता है कि यदि कोई देश आईएमएफ से अपने क्रेडिट ट्रंच में अधिक से अधिक ऋण ले रहे होते हैं तो फिर इन्वेस्टर अपनी पूंजी उस देश से खींचने लगता है। इसलिए अधिकतर देश आईएमएफ से एक लिमिट के बाद ऋण लेने पर बहुत सकारात्मक रूप से नहीं सोचते, बल्कि वह यह ट्राई करते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करें। इसके बावजूद भी विश्व में मौद्रिक तरलता और भुगतान संतुलन के संदर्भ में आईएमएफ का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसे परिपूर्ण किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।